नर को नारायण मानकर सेवा करने वाले नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर कैलाश मानव पिछले 40 सालों से लोगों की सेवा में जुटे हैं। संस्थान हाथ पैर के विकार वाले मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन करने के साथ ही कृत्रिम अंग भी उपलब्ध करता है। नारायण सेवा संस्थान की पूरे देश में 480 से ज्यादा शाखाएं हैं, जहां अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों को राहत पहुंचाई जाती है। पद्मश्री डॉक्टर कैलाश मानव के बेटे डॉक्टर प्रशांत अपने पिता के साथ अभियान की बागडोर संभाले हुए हैं। इतना ही नहीं, इस पावन सेवा कार्य में उनकी पत्नी वंदना और बेटी पलक भी अपना पूरा सहयोग देती हैं। आज दिल से कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर कैलाश मानव के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे। मेहनत की स्याही से लिखे गए पन्ने कभी कोरे नहीं होते और जो मेहनत करते हैं उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान पर हमारी खास पेशकश दिल से और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम की हर कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो समाज के लिए प्रेरणादायी होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने नर को ही नारायण मानते हुए उनकी सेवा करने का विचार ना सिर्फ मन में लाया बल्कि उसी मार्ग पर वो आगे भी चले। डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। नारायण सेवा संस्थान के आप अध्यक्ष हैं। ये वो संस्थान है जो निरंतर लोगों की समाज में सेवा कर रही है, निःशुल्क सेवा कर रही है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये विचार आपके मन में कहाँ से आया, क्योंकि नर ही नारायण है, ये हम किताबों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में वर्णन इसका किया गया है, लेकिन इसको चरितार्थ मानते हुए इसी मार्ग पर आगे चलना, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मेरे पिताजी हैं कैलाश मानव जी, जिन्होंने आज से 40 वर्ष पहले एक दृश्य देखा। सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट के पास भोजन की थाली आती है, वो पेशेंट 4 रोटी में से 1 रोटी खाते हैं और 3 रोटी तकिए के नीचे रख देते हैं। पिताजी पूछते हैं, आपको भूख नहीं? बोले, भूख तो इतनी है, मैं 8-10 रोटी खा सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरे 2 भाई और पिताजी मेरे आए हुए हैं। हम 4 लोग 1-1 रोटी मिलकर किसी तरीके से भोजन करते हैं और अपना दिन गुजारते हैं। तो वास्तविकता में वो दृश्य शायद हमें आह्लादित ना करे, हमें शायद सोचने पर विवश ना करे, लेकिन विशेष रूप से ऐसे द्रवित हृदय वाले, दया, करुणा और स्नेह से ओतप्रोत हृदय वालों को ज़रूर आंखों में नमी ला देता है। उन्होंने सोचा, मैं क्यों ना अटेंडेंट के भोजन की व्यवस्था करूं। पेशेंट की तो किसी संस्थान ने की है, लेकिन साथ आए तीमारदारों की व्यवस्था किसी संस्थान ने नहीं की। उन्होंने एक कबाड़ी के यहाँ से, देखिए, दिमाग में युक्ति आती है, जहाँ चाह वहाँ रहा। जब व्यक्ति सोचता है कुछ करने की तो व्यवस्थाएं भी अपने आप निकलती है दिमाग से। एक युक्ति पिताजी के निकली कि क्यों ना मैं कबाड़ी से जो तेल के कनस्तर होते हैं वो मैं लूँ, उसके ऊपर का जो छोटा सा छेद है उसमें तो आटा डाल नहीं सकते, तो उस कनस्तर के ऊपर के ढक्कन को मैं काट के उसको ढक्कन बनाऊँ और मैं अपने पोस्टल एंड टेलीग्राफ कॉलोनी के जितने भी सदस्य मेरे साथ काम करते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप 1 मुट्ठी आटा आप उन लोगों के लिए डालिए जो भूखे सोने को विवश हैं। तो पिताजी साइकिल के पीछे 20 डब्बे कबाड़ी से लेकर खड़खड़ करते हुए, सड़क पर कैसी आवाज़ आती है वैसे करते हुए घर पहुंचे। उन्होंने तेल के कनस्तर को ऊपर से काटा, फिर अंदर से सर्फ से उसको धोया, साफ किया, उसको सुखाया और उसके बाद घर घर जाकर अपील की कि आप 1 मुट्ठी आटा आप डालिए। वो चाहते थे कि मैं अकेला काम ना करूं, मेरे साथ लोग जुड़े, क्योंकि एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है। हजारों तीमारदारों का पेट भरना है तो एक व्यक्ति अपने घर से कितने लोगों का पेट भर देगा, और प्रतिदिन भरना है। तो लोग जुड़ते गए और आटा इकट्ठा होता रहा और फिर उसका खाना रोटी बनकर, सब्जी बनकर वो सिविल हॉस्पिटल में सुबह और शाम दोनों समय अटेंडेंट को भोजन कराते रहे। ये शुरुआत है नारायण सेवा संस्थान की, इसीलिए हम इसे 1 मुट्ठी आटे की कहानी कहते हैं। बिल्कुल, तो ये मान लिया जाए कि पिताजी से प्रेरणा लेने के बाद आपने इस राह पर आगे चलने की ठानी, लेकिन क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया, आपके पिताजी को भी ये महसूस हुआ कि कोई एक व्यक्ति इतने बड़े लेवल पर ये काम नहीं कर सकता। फिर आपने इतनी बड़ी संस्थान, क्योंकि हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सभी वो लोग हैं जो कि अलग अलग राज्य से यहाँ पर आए हैं। आप समझिए, पूरे देश में अलग अलग राज्य से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि डॉक्टर प्रशांत और उनकी टीम यहाँ पर जब कार्य करेगी तो उन्हें हर समस्या से समाधान मिल जाएगा, और वो भी निःशुल्क। जी,
वास्तविकता में हम लोग बच्चे थे तो हम पिताजी माताजी को जीवन भर प्रतिक्षण प्रतिपल सेवा करते हुए देखते थे। वो अपने लिए कभी नहीं सोचते थे, औरों के लिए सोचते थे। किसी का दुख देखा तो स्वयं दुखी हो गए और वो सुखी हुआ तो स्वयं सुखी हो गए। यही उनका दैनिक दिनचर्या थी। और उसके बाद धीरे धीरे संस्थान आगे बढ़ी। आज बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे विश्व के असंख्य रोगी जो अपनी बीमारी को लेकर यहाँ आते हैं, मायूस, तकलीफ में, दीनहीन अवस्था में, लाचारी में, चारों हाथ पैर से घिसटते हुए, अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता लिए हुए, वो यहाँ आकर ऑपरेट होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं। पहले तो वो सोचते थे कि हम इंसान ही नहीं हैं। चारों हाथ पैर से चलने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि पशु के समान है मेरा जीवन। अच्छा डॉक्टर प्रशांत, जिस तरह से ये कहा जाता है, मैं इसे लिंक करना चाहूंगी, कलयुग के बारे में कहा जाता है कि कलयुग मात्र नाम जपाधारा। जब हम बात पूजा पाठ की करते हैं, जब हम अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वही इसके लिए एक चीज और कही गई है कि मानव सेवा परमो धर्म, यानी मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप इस धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी कितने लोगों की टीम है और क्या वो लोग चार्जेस लेते हैं, या जो सर आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, आपकी टीम भी निःशुल्क सेवा कर रही है लोगों की? देखिए, आपने सही कहा, सेवा परमो धर्म, योगी नानम भी दुर्लभम, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। और मुझे ये लगता है कि सेवा से बड़ा, अब ये आपने कहा कलयुग, कलयुग में धर्म के 4 पैर थे, 3 पैर टूट चुके हैं। कलयुग में एक ही पैर बचा है और वो है दान जी। और नारायण सेवा संस्थान का एक स्लोगन है, अवर रिलीजन इज ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज अवर रिलीजन। तो हमारा धर्म मानवता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर से कि आज नारायण सेवा के पास 800 से 1000 कार्यकर्ताओं की टीम है। आज नारायण सेवा संस्थान के पास 480 ब्रांचेस पूरे भारत में हैं। 12 अन्य देशों में संस्थान रजिस्टर्ड है। और ये सब सेवा कार्य उन दानदाताओं की वजह से हो रहे हैं जो दया, करुणा, प्रेम रखते हैं हृदय में, और किसी को ठीक करके वो स्वयं खुश होते हैं। तो मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि अभी जहाँ जिस परिसर में आप घूम रहे हैं, ये स्मार्ट विलेज फॉर डिसेबल्ड है। यहाँ स्मार्ट विलेज फॉर डिसेबल्ड, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ वाईफाई की सुविधा है, यहाँ i7 कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर्स की बड़ी श्रृंखला है, यहाँ स्कूल है, यहाँ हॉस्पिटल है। यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एक शहर में होती है। और एक गांव में स्मार्ट विलेज का अर्थ ये है कि कहीं भी कुछ भी आपको यहाँ 24 घंटे में आवश्यकता है तो इस परिसर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी चीज़ें यहाँ मिलेगी, और वो भी पूर्णतः निःशुल्क। अच्छा, जिस तरह हमने जिक्र किया कि ये सब लोग जो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक शहर से हो, किसी एक राज्य से हो, अलग शहर अलग अलग राज्य से हैं। तो कुछ लोगों से हम बात करें और उनसे जाने किन से बात की जा सकती है, आपको लगे कि देखिए मैं बताता हूँ, समस्याएं जो हैं वो आप लोगों ने दूर करी हो। देखिए, एक बच्चा है जो कर्नाटक से आया है जी। इस बच्चे के दोनों पैर किस प्रकार के हैं जी? अब ये बच्चा कहाँ जाएगा इलाज कराने, क्योंकि कहीं किसी हॉस्पिटल में इलाज इसका है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये फ्रैक्चर नहीं है या रिप्लेसमेंट नहीं है नी का, जो किसी भी हॉस्पिटल में अच्छा पैसा देके कराया जा सकता है। ये डिसेबिलिटी है और इसको ऑपरेट करके ठीक करके हमारी तरह बच्चा चलेगा। आपको मैं 3-4 महीने बाद आए तो मैं आपको इस बच्चे को आपको चलता हुआ मुस्कुराता हुआ दिखा पाऊंगा। आप आर्टिफिशियल लेग लगाएंगे या फिर सर्जरी होगी, कैसे आप इसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस बच्चे के एंकल में डिफॉर्मिटी है। ये बच्चा यहाँ से चलता है और ये यहाँ से चलता है। बेटा आप चल के बताओगे कैसे चलते हो? अच्छा, ये हिंदी नहीं जानते हैं? ये हिंदी नहीं जानते हैं, कर्नाटक से हैं। अच्छा, तो देखिए जिस तरह हमने जिक्र किया, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। ये फैमिली कर्नाटक से आई है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो नारायण सेवा संस्थान में हम लोग मौजूद हैं और डॉक्टर प्रशांत ने जिस तरह से बताया कि वो ये समझते हैं कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये किसी संस्था से नहीं आए हैं, इन्हें कहीं से बुलाया नहीं गया, बल्कि लोग खुद यहाँ पर आए हैं जिन्हें ये पता चला कि यहाँ पर यानी नारायण सेवा संस्थान में निःशुल्क मानव सेवा की जाती है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप जब यहाँ पर सबसे पहले आ रहे थे तो आपके मन में कैसे विचार थे इस जगह को लेकर? मेरा नाम बलराम सिंह है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं दोनों पाँव से बचपन से दिव्यांग था। मैं कभी मंदिर में भटकता था, कभी कहीं भटकता था। मेरा कोई खाना देता खाने के लिए, मैं खाना खाता था।
तो ऐसे मेरा जीवन ऐसे नरक जैसे जीवन जी रहा था। फिर किसी ने बताया कि आपको नारायण सेवा संस्थान में लेके चलता हूँ, आपको इलाज करवाता हूँ, आपको अपने पाँव पे खड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आया नारायण सेवा संस्थान में, मेरा 6 से 7 ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में 6 महीने तक मैं फिजियोथेरेपी किया। फिजियोथेरेपी करने के बाद में मैं अपने बैसाखी और कैलिपर के सहारे चलने लग गया। मैं एक महिला होने के नाते आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि समाज है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, और एक महिला के लिए तो इसलिए और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। एक महिला अगर रोटी भी जला दे तो लोग उसमें कमी निकाल लेते हैं। जी ऐसे में एक महिला जिसको शारीरिक तौर पर कुछ कमी थी, ये समाज ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, और सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज की होती थी, समाज के तिरस्कार की, क्या ये अपनी जो एक तकलीफ दी थी उसकी? जी मैम, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगी कि तकलीफें तो दोनों ही थी। समाज ने भी बहुत परेशान किया था हमें, और खुद की परेशानी ने भी परेशान कर रखा था। 3 साल की थी जब मुझे पोलियो हो गया था, बहुत दिखाया, कहीं नहीं सही हुआ। फिर नारायण सेवा का पता लगा हमारे किसी रिश्तेदार के थ्रू कि नारायण सेवा में हम जैसे भाई बहन ठीक हो रहे हैं, तो मेरे मम्मी पापा यहाँ लेकर के आए, मेरा इलाज हुआ। मैं कैलिपर के सहारे अच्छे से चल लेती हूँ, और शादी भी मेरी यहीं हुई है, रोजगार भी मेरा यहीं मिला है मुझे। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, और नारायण सेवा संस्थान ने आपको क्या दिया? मेरा नाम देवेंद्र है, हम मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ। मैं बचपन से पोलियो था, मैं घुटने पे हाथ रख के ऐसे चलता था, बार बार गिर जाते थे, घुटनों में खून निकलता था, चल नहीं पाते थे। फिर मेरे शहर में कैंप लगा, तो कैंप में पता चला, किसी ने बताया कि नारायण सेवा आप जाइए, आप वहाँ इलाज भी होता है। मैं यहाँ पे आया, मेरा यहाँ पे इलाज भी हुआ, कैलिपर लगा के भी चल लेता हूँ, वैसे भी चल लेता हूँ। और फिर मेरे को पता चला कि सिलाई भी करवाया जाती है यहाँ पे, तो मैंने सिलाई का 3 महीने का कोर्स किया। फिर यहीं पे मेरे को जॉब भी मिल गई, और बस सभी प्रकार के कपड़े भी सिल लेता हूँ। और यहीं मेरी निकिता जी से मुलाकात हुई, यहीं पे मेरी शादी हुई। संस्था ने बहुत धूमधाम से मेरी शादी भी कराई। संस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भैया जी के लिए दिल से। चले तो अच्छा, ये आपकी पत्नी है? जी जी। चलिए, बहुत अच्छी चीज है ये। तो ना सिर्फ मानव सेवा है, बल्कि आगे जीवन में अगर आप बढ़ना चाहें, चाहे रोजगार का हो चाहे विवाह का हो, ये भी यहाँ पर किया जाता है। आपको क्या समस्या थी यहाँ पर आने के बाद? आपको क्या बदलाव महसूस हुआ अपने जीवन में? जी मैम, मेरा नाम राज है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान सालासर बालाजी से। और 2023 दिसंबर में मेरा बाइक से एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैंने अपना एक पैर खो दिया था। और मैं कबड्डी स्टेट प्लेयर था, तो मतलब कि एक स्टेट प्लेयर और बाद में एक बेड रेस्ट आता है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब पूरा टूट चुका था मैं। तो एक दिन सोशल मीडिया के जरिए मुझे नारायण सेवा संस्था के बारे में पता चला कि ऐसे एक संस्था है जो कि फ्री में मतलब लेग लगाती है, हाथ पैर, मतलब जो चल नहीं पाते, जो पेट के बल जाते हैं, वो वहां से चल के आते हैं। तो मैंने कहा चलो हाँ, लेट के जाते हैं, चल के आते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, बट फ्री में ये थोड़ा मतलब विश्वास नहीं हुआ था। तो चलिए, ऐसे ही खुश रहिए। और आखिर में हमारे साथ एक और मैम है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं, और नारायण सेवा संस्थान ने आपका जीवन कैसे बदला? जी, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय नारायण, श्री राधे। मेरा नाम मीना है। मैं भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से कस्बे से यहाँ आई हूँ। बचपन में मेरा मतलब पोलियो हो गया था इंजेक्शन लगाने से। तो मेरे पापा मतलब वहाँ स्कूल में भी मेरे थोड़ा स्कूल दूर पड़ता था ना, तो मैं जा नहीं सकती थी पढ़ाई के लिए। तो पापा साइकिल पे बिठा के ले जाते थे। मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा थी उस समय, बैठ के चलती थी मैं। तो स्कूल में पढ़ने जाती, और वहाँ पे बच्चे जैसे खेलते थे मेरी फ्रेंड्स वगैरह, तो बहुत तकलीफ होती थी मुझे भी कि मैं मतलब मैं नहीं चल पाती हूँ, उनकी तरह खेल नहीं पाती हूँ। मतलब अंदर बहुत सी संवेदनाएं थी। और जैसे सब भाइयों की एक ही स्टोरी है हमारी विकलांगों की। तो जी पापा यही थे, मेरे साथ ही थे। तो उन्होंने यहाँ की सेवाएं देख के एक छोटी सी लाइन लिखी थी। हर दिव्यांग के ऊपर ये लाइन है कि चल 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 मेरी बैसाखी, तू ही तो सहारा मेरा आखिरी, इस दुनिया में साथी कोई नहीं, चल 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 मेरी बैसाखी। और ऑपरेशन हुआ,
उसके बाद मैं मैं जरूर कहना चाहूंगी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्रशांत भैया जी के साथ मैं अपनों से अपनी बात में आस्था संस्कार चैनल पे अपनी वाणी की सेवाएं देती हूँ 15-20 साल से। तो भैया का बहुत बहुत आभार। और यहाँ नारायण सेवा में मुझे एक फैमिली की तरह प्रेम स्नेह मिला, और भैया मुझे छोटी बहन की तरह ही मानते हैं, और मैं भी भैया को अपने भैया की तरह मानती हूँ। और मेरे सभी तो जगत भैया हो गए हैं प्रशांत जी। बड़ा इतनी सारी बहनें, इतने सारे भाई। आप तो कह रहे थे परिवार छोटा है। नहीं, जगत भैया तो हूँ मैं, लेकिन एक के लिए नहीं। वो मुझे मैंने आगे जगत लगा दिया। देखा जाए तो वो देखिए इधर भी सेवक प्रशांत भैया। देखा जाए तो वो भी मुझे कहती है कि कोई मिलने आता है, मेरी पत्नी कहती भैया से मिल लो। तो कहता आपके वो भैया है? बोले नहीं, लोग कहते हैं इसलिए वो भी कहती है। ऐसा तो नहीं हो कि रक्षाबंधन पे आपने कहा बोला सबसे पहले तुम ही राखी बांध? मैं तो हाथ आगे बढ़ाता हूँ, भाग जाती है। जी। तो कैसा लगता है ये इतना सारे, ये वोट बैंक तो छोड़ दीजिए नेताओं का, और वो जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक बैंक अकाउंट होता है उसे छोड़ दीजिए, या आप अकाउंट जो भर रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं दुआओं का, कहाँ लेकर जाएंगे इसे? मैं तो शीश नवाता हूँ इन सब हमारे भाई बहनों के सामने कि अवसर नहीं देते तो हम शायद कुछ कर नहीं पाते। और मानव तो जैसा मैंने कहा कि क्षणभंगुर जीवन है, पानी का बुलबुला कब फूट जाएगा मालूम नहीं। पता नहीं किन जन्मों के कर्मों का फल है कि ये अवसर मुझ जैसे नाचीज तुच्छ से व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। और ये जिन भाई बहनों ने अपनी अपनी कहानियाँ बताई, तो मेरा तो सारा रोम खड़ा हो जाता है, रोमांचित हो जाता हूँ मैं। पुराना दर्द सुनकर आंखों में आंसू आते हैं, दुखी हो जाता हूँ। लेकिन आज जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये खुशी मेरे को खुश भी कर देती है। जब हमने डॉक्टर प्रशांत से मानव सेवा के अलावा उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहा, तो डॉक्टर प्रशांत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुझे कोई गांठता नहीं है। उन्होंने सहजता से अपने परिवार के बारे में बताते हुए कहा कि उनके बच्चे उनसे मैच्योरिटी से बात करते हैं। उनके वैवाहिक जिंदगी के 28 साल पूर्ण हो चुके हैं और हम दोनों ने जस्ट मैरिड की तरह लाइफ बिताई है। तो डॉक्टर प्रशांत, आपसे हमने बहुत कुछ जाना कि आप किस तरह से मानव सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये घर से बाहर के, कहते हैं ना, घर की दहलीज पार करने के बाद आप इस जीवन को जीते हैं। लेकिन दहलीज से हम वापस अंदर आएंगे। अब घर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसे आपका ये जो फ्री टाइम होता है जब आप परिवार के साथ होते हैं, तब डॉक्टर प्रशांत कैसे हैं? मुझे कोई गांठता नहीं है घर में, मेरी कोई इज्जत नहीं है, और मेरे बच्चे भी मेरे से बात माँ बाप की तरह करते हैं। मुझे उनको लगता है कि इस आदमी में तो कोई अकल नहीं है। वैसे तो हर पति की अवस्था होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये सारी बातें जो है इनका खंडन भी करवाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत की बेटी भी हमारे साथ है। हाँ डॉक्टर प्रशांत। एक्चुअल में मैं और मेरी पत्नी को 28 साल हो गए विवाह को जी। 28 वर्षों में हम दोनों ने जस्ट मैरिड की तरह लाइफ बिताई है। आज जस्ट मैरिड। नोक झोंक नहीं होती है? नोक झोंक ही करते हैं हम नोक झोंक के अलावा कुछ करते ही नहीं है। मतलब वो जो कहा जाता है कि जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार है, तो आपने सिर्फ लड़ाई वाली बात को सीरियस लिया है? नहीं 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 नहीं, मैं उसको छेड़ता हूँ और वो फिर उससे जो उसका प्रतिक्रिया आती है वो भी ऐसी आती है कि फिर से वो ऐसा बनता है, ऐसे वो रस्सी बनती चली जाती है ना गुद के, वैसे। ऐसा तो नहीं घर में रूस यूक्रेन जैसा माहौल हो जाता है? फिर ये डॉक्टर प्रशांत की बेटी हैं पलक, ऐसा होता है कि घर में रूस यूक्रेन जैसा माहौल हो जाए, युद्ध हो जाए दोनों का? नहीं, युद्ध तो सीरियस वाला नहीं होता है, पर मस्ती में हमेशा ये होता है कि मैं और मेरा ब्रदर है, हम लोग मैच्योर साउंड करते हैं और ये दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं, बट उसी से घर का माहौल लाइट रहता है। अच्छा, ये जो अभी कह रहे थे कि घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करता है, मेरी ऐसा भी है क्या? घर में थोड़ा पापा दोस्त बन जाते हैं, अब उस एज में, उस एरा में है कि हम लोग मस्ती मजाक कर लेते हैं। यहाँ पे वो बॉस है तो ऑफिस में बहुत सीरियस टर्म्स में, फुल रिस्पेक्ट के साथ में, और घर पे होता है तो मैं उन्हें दो चीज़ें कह भी देती हूँ कि नहीं पापा ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, फैमिली को कभी स्पेशल फील कराने के लिए डॉक्टर प्रशांत क्या करते हैं? देखिए, फैमिली को स्पेशल फील कराने के लिए जैसे ही मैं घर के अंदर प्रवेश करता हूँ तो सबसे पहले जहाँ वो काम कर रही होती है या बच्चे काम कर रहे हैं उनको मैं जाके डराता हूँ जोर से। तो ये डरते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। क्योंकि सरप्राइज से
जो मुझे आनंद, क्योंकि मेरे अगर मुझे सामने देखेंगे तो डरेंगे ही नहीं, तो मैं कैसे डराऊँ? तो मैं दिन में एक बार तो मेरे को डराना है इनको, और फिर मैं डराता हूँ और इनके चेहरे की हाव भाव देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। ये भी प्रयास करते हैं लेकिन ये असफल हो जाते हैं, मैं सफल हो जाता हूँ। लेकिन अभी आपने कहा था ना कि फैमिली से हार जाना ही आपकी जीत है, फिर यहाँ पर आप किस जीत का इंतजार करते हैं? देखिए जब आप बच नहीं सकते हमारे सवालों से। आपसे आपके सवाल बड़े मुश्किल हैं, तीर की तरह मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन मैं ढाल लेके खड़ा हूँ। एक्चुअल में तो आप हमसे जीतना चाहते हैं कि हारना? नहीं, मैं किसी से जीतना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारे परिवार में बहुत स्नेह, बहुत आत्मीयता, बहुत प्रेम बना रहे आजीवन, अंतिम सांस तक। और वो बना तब रह सकता है जब हम अंदर से एक दूसरे को समझें, शब्दों से ना समझें। 20-20 साल, 25-25 साल हो गए शादी को, और आप अगर किसी के कहने भर से नाराज़ हो जाएं, दुखी हो जाएं, वो तो फिर शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं और रिश्ते गौण हो जाते हैं। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, ये मैंने इसीलिए पूछा है क्योंकि दूसरे बच्चे का आपने नाम नहीं लिया है, और मैं चाहती हूँ जब वो ये शो देखे तो उसे बुरा लगे कि पापा ने सिर्फ पलक को वैल्यू दी थी और वंदना। ये शो खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। नहीं, मैंने कहा शो के एंड में। तो दूसरे बेटे या बेटी जो है उनके बारे में आपने नहीं बताया। बेटा है, महर्षि है, बहुत नोटी है, 24 साल का है, अभी एक IT कंपनी में काम कर रहा है, और उसे भी उसकी और पलक की काफ़ी जुगलबंदी, लड़ाइयाँ जब बहन भाई में होती वो सब होती है, लेकिन हम उसे एंजॉय करते होंगे। हम उनके बीच में नहीं पड़ते और हम मज़े लेते हैं। सही कहा आपने। और ये तो क्या होता है, अगर हम पड़ जाएं बीच में और जब ये ठीक हो जाए लड़ाई इनकी, फिर जो हमारी गत होगी वो हम जानते हैं, तो उस परिणाम की चिंता करके इन दोनों के बीच में हम नहीं पड़ते। अच्छा, कभी दोनों में लड़ाई हो और आपके पास आए तो आप किसकी साइड लेते हैं? मैं पलक की साइड लेता हूँ। सॉरी टू से दैट। महर्षि, ये आपके सॉरी टू से दैट। मम्मा महर्षि की ही साइड लेती है, तो उसके बाद महर्षि, शी इज नॉट हियर टू प्रिवेंट हिम। चारुल जी बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर इनका तगड़ा है, प्रश्न भी बहुत। इट्स जस्ट फॉर महर्षि बिकॉज़ ही इज आल्सो वाचिंग द शो। जी। महर्षि एक्चुअल में बेटा है और ये बेटी है। मैं बेटी लेकिन को, आपने कहा भेदभाव नहीं करते हैं। नहीं, भेदभाव करता हूँ मैं भेदभाव पूरा करता हूँ। मैं बेटियों को ऊपर रखता हूँ। मैं जानता हूँ उनकी मासूमियत, उनकी करुणा, उनका स्वभाव जो परमात्मा ने दिया है लड़की को, वो लड़कों में हो ही नहीं सकता। तो लड़कियाँ तो सदैव ऊपर है लड़कों से, और मैं पार्शलिटी भी करता हूँ। सॉरी टू से दैट। अगर ये पलक और महर्षि के बीच की बात होती है तो मैं इसका ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, और वो भी ये बात जानता है कि पापा क्यों पलक की साइड बोलते हैं। और एक कारण और है कि उसकी साइड मम्मी है उसकी, और उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा उसकी साइड लेती है कि वो, अगर महर्षि ने, पैर भी कम पड़ जाती है। मेरी पैर भी कम पड़ जाती है। सच कहा आपने। अच्छा, तो लास्ट में क्योंकि हम अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने आपकी फैमिली लाइफ के बारे में भी जाना, और वो ये समझ पाए होंगे कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर प्रशांत हमेशा से सीरियस रहते हैं, घर में बहुत जॉली नेचर है उनका, फैमिली को बहुत अच्छा टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन दूसरी साइड यानी घर की दहलीज से जब वो बाहर निकलते हैं तो वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा ही समझ आती है, जिसे ये समझ आता है कि उसके जीवन का उद्देश्य है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकता है, और इस जीवन को, क्योंकि जिस तरह हमने जिक्र किया, और एक भजन है, आई थिंक उसका नाम है कि बाद 84 यो नहीं मिलता जीवन ये अनमोल रे, जिसमें सीताराम 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 बोल रहे। तो ये जो इतनी योनियों के बाद एक मानव जीवन मिलता है, ये इसीलिए मिलता है कि आप चाहें तो इस जीवन को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं, इसका मूल्य बढ़ा सकते हैं, मानव सेवा कर सकते हैं। दहलीज के उस पार जब प्रशांत जी जुड़ते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हैं जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो ऐसे प्रशांत जी जो हैं, यानी दहलीज के उस पार, अब आप घर से बाहर आ गए हैं, तो वो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जी राजस्थान की ऑडियंस को? देखिए, यूँ तो जीना आम कहानी है, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। अगर हम किसी और के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दें तो शायद परमात्मा के सबसे नज़दीक हम होंगे, ऊपर वाला हमें चाहेगा और हमारी हर इच्छा पूरी करेगा। मैं तो युवा साथियों से प्रार्थना करता हूं कि करियर बनाना हो तो सेवा में बनाइए। कई लोग कहते हैं कि हम जब 60 के हो जाएंगे उसके बाद सेवा करेंगे। भैया, उसके बाद सेवा लेने की आवश्यकता हो सकता है पड़ जाए, आप करने की स्थिति में ना हो,
तो जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो उत्साह अभी आपके पास है, उसका उपयोग औरों की भलाई में कीजिए। आप लोग बहुत अपने अपने स्तर पर भलाई करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भलाई की बजाय ज़्यादा भलाई करें तो ज़्यादा लोगों का कल्याण हो पाएगा। हमारी सामर्थ्य एक दो को ठीक करने में चली जाए, ऐसा भी परमात्मा ने इतना कमज़ोर हमें नहीं बनाया। हमारी सामर्थ्य तो हम हज़ारों को ठीक कर सकते हैं। बस आप, नारायण सेवा प्लेटफॉर्म है, आप आइए, संस्थान से जुड़िए और अपने हाथों से सेवा कर इस जीवन का आनंद लीजिए। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं ना, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये उड़ान जो है ये भरी है डॉक्टर प्रशांत ने। आसमान खुला हुआ है और डॉक्टर प्रशांत इसी तरह से उड़ान भर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं और हर कोई इसीलिए उनसे इंस्पायर हो रहा है, उनसे कुछ सीख रहा है। और वो इसीलिए सीख रहा है ताकि वो आगे चले तो वो कुछ ऐसा कर पाए कि हर कोई उनसे प्रेरणा ले सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और फिलहाल दिल से में इतना ही। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।